वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में जानेंगे और कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल, करंट फाइनेंशियल ट्रेंड्स, फाइनेंशियल रेशियोज, शेयर होल्डिंग पैटर्न और प्राइस के बारे में बात करेंगे। और वीडियो के एंड में कंपनी से रिलेटेड कुछ करंट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे और साथ ही डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के हिस्ट्री से। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 16 जुलाई 1986 में हुई। फिर 1988 में कंपनी ने अपना लेंडिंग एक्टिविटी स्टार्ट किया। 1994 तक पीएफसी का अर्निंग अच्छे पेस से बढ़ने लगा और कंपनी ने पहली बार 1994 में डिविडेंड डिक्लेयर किया। 1998 में कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बन गई और इसी साल कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस मिला। फिर 2007 में कंपनी एक नवरत्न पीएसयू कंपनी बन गई और 2007 में ही कंपनी का आईपीओ आया और ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। आईपीओ को इन्वेस्टर्स का काफी अच्छा रिस्पांस मिला था और तब ये 73 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई थी। उस वक्त के हिसाब से ये तब का सबसे सक्सेसफुल आईपीओ था। इसके बाद 2010 में कंपनी को आईएसओ सर्टिफिकेशंस प्राप्त हुए एंड कंपनी वाज रिक्लासिफाइड एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। 2014 में कंपनी का लोन बुक 2 ट्रिलियन यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। फिर 2019 में पीएफसी ने आरईसी लिमिटेड, जो कि एक दूसरी लिस्टेड नवरत्न पीएसयू कंपनी है, उसका 52.6% स्टेक एक्वायर किया। इस डील के बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रेजेंटली पीएफसी इंडिया की लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। हाल ही में कंपनी का 35th फाउंडेशन डे मनाया गया और पिछले 10 सालों में कंपनी का लोन बुक 10 गुना बढ़ा है और बढ़कर 6.7 लाख करोड़ का हो गया है। कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ पावर के पास है। पीएफसी के 16 सब्सिडरीज हैं और 2 जॉइंट वेंचर्स हैं। इसके अलावा कंपनी आरईसी लिमिटेड में कंट्रोलिंग स्टेक रखती है। पीएफसी के लोन बुक की बात करें तो कंपनी का 83% लोन डिसबर्समेंट गवर्नमेंट सेक्टर में और बाकी का 17% प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दिया गया। और लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने अपना नेट एनपीए लेवल काफी रिड्यूस किया है और कंपनी कुछ बड़े एनपीएस को रिसॉल्व करने में जुटी हुई है और उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टर्स में एनपीए लेवल और सुधरता हुआ नजर आएगा। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी का 56% होल्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। इसके अलावा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के पास 19% और म्यूचुअल फंड्स के पास 14% स्टेक है और 6.5% शेयर्स इंश्योरेंस कंपनीज होल्ड करते हैं और बाकी के बचे हुए 3.5% शेयर्स छोटे रिटेल निवेशकों के पास है। कंपनी का 95% से ज्यादा होल्डिंग प्रमोटर्स और बड़े इन्वेस्टर्स के पास है। किसी भी कंपनी में बड़े इन्वेस्टर्स का इतना हाई पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि लास्ट कुछ ईयर्स में गवर्नमेंट ने अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूरा करने के लिए पीएफसी में अपना होल्डिंग 10% से घटाया है। अब पीएफसी के क्वार्टरली नंबर्स की बात करें तो कंपनी का इनकम तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे बढ़ा है और कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस भी Q4 में काफी हाई रहा। ये बढ़ा हुआ एक्सपेंसेस मेनली रुपी डेप्रिसिएशन के वजह से हुए फॉरेन एक्सचेंज लॉस और इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के वजह से हुआ। इसके अलावा कंपनी ने 200 करोड़ रुपए कोविड-19 के वजह से पीएम केयर्स फंड में जमा किए अपने सीएसआर इनिशिएटिव के अंडर। ये भी एक्सपेंसेस में इंक्लूड हुआ और इन वजहों से टोटल एक्सपेंसेस इतना हाई हो गया और इस वजह से इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यू ऑन क्यू एज वेल एज वाई ओ वाई दोनों बेसिस पे काफी ज्यादा डाउन रहा। फिर टैक्स पे करने के बाद नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों ही डाउन रहा। जहां पहले ईपीएस 10 रुपए के आसपास हुआ करता था, वो इस क्वार्टर में सडनली 2 रुपए से भी नीचे आ गया है। ईपीएस में 80% से ज्यादा का फॉल आया है और ओवरऑल कंपनी का क्वार्टरली फिगर्स खराब है। अब एनुअल रिजल्ट में देखें तो टोटल इनकम तो अप रहा बट अगेन बढ़े हुए एक्सपेंसेस के वजह से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21% डाउन रहा। फिर टैक्स पे करने के बाद नेट प्रॉफिट और ईपीएस एनुअल बेसिस पे 28% डाउन रहा। तो एनुअल बेसिस पे भी पीएफसी का परफॉर्मेंस बिगड़ा है।
कंपनी का ईपीएस अप्रॉक्स 27 है। इस बेसिस पे कंपनी का करंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो अप्रॉक्स 3 का है और कंपनी का बुक वैल्यू 187 रुपीज का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 0.43 का है। तो कंपनी काफी लो प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रही है और अपने बुक वैल्यू से भी 50% से ज्यादा के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कंपनी का आरओई अप्रॉक्स 23% है और आरओसीई 10% है और कंपनी का मेन यूएसपी है कंपनी का डिविडेंड। कंपनी काफी सालों से डिविडेंड दे रही है और रिसेंटली फरवरी में ही ₹9.5 का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है और इस बेसिस पे कंपनी का डिविडेंड यील्ड 11.5% का है। इस हाई डिविडेंड यील्ड की वजह से पीएफसी डिविडेंड लविंग इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। चलिए अब कंपनी से रिलेटेड कुछ और चीजों के बारे में जान लेते हैं। 2019 में पीएफसी ने आरईसी लिमिटेड, जो कि एक दूसरी लिस्टेड नवरत्न पीएसयू कंपनी है, उसका 52.6% स्टेक एक्वायर किया। इस डील में पीएफसी ने आरईसी लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयर्स को गवर्नमेंट से 139.5 रुपीस पर शेयर बेसिस पे खरीदा और इस डील की टोटल वैल्यू 14,500 करोड़ की थी। ये टेक ओवर गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली हुआ। पीएफसी और आरईसी दोनों ही पावर प्रोजेक्ट्स के फाइनेंसिंग का काम करती है, बट दोनों का बिजनेस सेगमेंट थोड़ा डिफरेंट है। जहां पीएफसी पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनीज को लोन देती है, वहीं आरईसी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को। 2019 में जब यह डील हुआ था, तब ये एक्सपेक्टेशन था कि नेक्स्ट 1 ईयर में पीएफसी और आरईसी का मर्जर हो जाएगा, बट इस साल जनवरी में इस मर्जर के उम्मीदों को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि आरबीआई के रूल के अनुसार कोई भी एनबीएफसी कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट में 25% से ज्यादा का लोन नहीं दे सकती। बट पीएफसी और आरईसी काफी सालों से वेरियस प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते आए हैं और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनमें इन दोनों ही कंपनीज ने लोन दिया होगा। अब अगर इन दोनों कंपनीज का मर्जर होता है तो कई सारे प्रोजेक्ट्स में इनका टोटल डेट एक्सपोजर 25% से ऊपर चला जाएगा, जो कि आरबीआई के रूल के खिलाफ है। इस वजह से पीएफसी और आरईसी का मर्जर फिलहाल अधर में है। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है, पीएफसी ने इस डील के लिए 70% अमाउंट खुद के रिजर्व से जुटाए और बाकी के 30% अमाउंट के लिए पीएफसी ने मार्केट से डेट रेज किया 7.25% के रेट पे। वहीं पीएफसी खुद जब दूसरे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है तो सिर्फ 4.25% के रेट पे करती है। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए पीएफसी ने हायर रेट पे डेट रेज किया है, जिसके वजह से अब उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और इसका असर कंपनी के प्रॉफिट फ्रंट पे भी पड़ रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया यानी कि एमफी ने रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज का न्यू कैटेगराइजेशन लिस्ट जारी किया है। न्यू लिस्ट के अनुसार पीएफसी और आरईसी दोनों को ही लार्ज कैप कैटेगरी से हटाकर मिड कैप कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है। इस वजह से हो सकता है कि वो म्यूचुअल फंड्स जो सिर्फ लार्ज कैप्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, वो पीएफसी और आरईसी से एग्जिट करें, जिस वजह से शेयर का प्राइस कुछ वक्त के लिए थोड़ा कमजोर रह सकता है। लॉकडाउन के वजह से इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन काफी डिटोरिएट हुआ। इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मई मंथ में गवर्नमेंट ने पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को 90,000 करोड़ का बूस्टर पैकेज का ऐलान किया। ये अमाउंट पीएफसी और आरईसी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ये बूस्टर पैकेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए तो अच्छा है, बट इसके वजह से पीएफसी और आरईसी को आगे जाकर डैमेज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया है कि बूस्टर पैकेज में से जो भी डिसबर्समेंट हो वो कम दरों पर हो। तो इस वजह से पीएफसी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन डिसबर्स कर रही है, जिस वजह से कंपनी का मार्जिन कम होगा। चलिए अब फाइनल डिसीजन के पहले एक बार कंपनी के उन पॉइंट्स के बारे में बात करें जो कि आगे जाकर कंपनी के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो काफी हाई है। प्रेजेंटली डेट टू इक्विटी रेशियो 12 से ऊपर है। कंपनी के रेवेन्यू का ज्यादातर हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाता है। रीसेंट क्वार्टरली एंड एनुअल फाइनेंशियल नंबर्स खराब हैं।
रीसेंट रिजल्ट के अनुसार प्रोविजंस इंक्रीज हुए हैं। सरकारी कंपनी होने की वजह से पीएफसी प्रॉफिट मेकिंग पे कम और वेलफेयर पे ज्यादा काम करती है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि कंपनी अच्छी है, बट क्योंकि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है इसलिए इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन लिमिटेड रहेगा, बट वहीं इसका डिविडेंड यील्ड काफी हाई है। तो मेरे हिसाब से लो रिस्क इन्वेस्टर्स जिनका इन्वेस्टमेंट व्यू लॉन्ग टर्म का हो वो इसमें निवेश करने का विचार कर सकते हैं। करंट प्राइस पे कंपनी का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव है। अगर कंपनी अपना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधारने में कामयाब रहती है तो ये शेयर आगे जाकर अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये मेरी तरफ से आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल व्यू है और मेरा व्यू बायस्ड हो सकता है, सही हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसलिए निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लें। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपका कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट कर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।